स्वागत है आपका महाजर्नी में। मेरा नाम है राजरतन हिवराड़े। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को कितना फॉलो करता हूँ। कल उनकी जयंती है, तो इसी अवसर पर मैंने सोचा है कि कल मैं 18 घंटे उनके जो राइटिंग्स है, स्पीचेस है, उनके जो भी विचार है वो पढ़ने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये 18 घंटे बहुत कम है उनको समझने के लिए, लेकिन फिर भी ये 18 घंटे में जितना भी मुझे पॉसिबल होगा मैं उनको समझने की कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों को पूरा समराइज करने की कोशिश करूँगा कि अ, उनके आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो भी विचार है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी जितने भी उनके विचार है वो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा जितना भी मुझे समझ में आएगा। मेरी तरह से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। तो कल सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इसमें कुछ मैं छोटे छोटे ब्रेक्स वगैरह लूँगा, कुछ खाने के लिए, कुछ डिनर के लिए। ओके, अभी यहाँ पे बजे हैं रात के 11:15 जर्मनी में। तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ, फिर कल सुबह उठूँगा 5 बजे, 5:30 बजे में भी, और 6 बजे से हम स्टार्ट करेंगे फिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि 5:15 बज चुके हैं और हम हमारे उपक्रम को शुरुआत करेंगे अभी। अभी हम शेड्यूल से 10 मिनट पहले चल रहे हैं, 10 मिनट टाइम है स्टार्ट करने में। ओके, 5:53 हो गए हैं। वैसे मेरे पास अभी कोई फिजिकल बुक अवेलेबल्स नहीं है, लेकिन मेरे पास उनकी सभी जो राइटिंग एंड स्पीचेस है उसका पूरा बंच है ऑनलाइन। मेरे पास बाकी भी बुक्स है, जैसे श्रीमान योगी हो गया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक कादम्बरी है। एक छावा है जो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर एक कादम्बरी है। महात्मा फुले की गुलामगिरी, वो भी मेरे पास है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस का पूरा सेट है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जो बाकी किताबें हैं वो मराठी में है, लेकिन ये इंग्लिश और हिंदी में भी अवेलेबल है। अभी ये 18 घंटे की जो स्टडी है, ये मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड की है, 3-3 घंटे की। तो हर 3 घंटे बाद जो भी मैंने पढ़ा, जो भी समझा, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। शुरुआत मैं करूंगा सबसे पहले हम सामाजिक न्याय और जातीय व्यवस्था का उन्मूलन, उस पर उनके जो विचार है, उनकी जो राइटिंग्स हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे और वो समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, 9 बजने को है। हम बात करेंगे उनके एक राइटिंग की, जो है वॉल्यूम 1। उनकी राइटिंग और स्पीचेस में जो वॉल्यूम 1 है उसके बारे में, जिसमें 3 चीज़ों के बारे में लिखा है। पहली है भारत में जो जातियां हैं उनके बारे में, और ये जातियां कैसे मिटाई जा सकती है इसके बारे में कहा गया है। दूसरे खंड में उन्होंने दूसरे भाग में उसके ही कहा गया है कि भाषा के बारे में उन्होंने बोला है। उस टाइम पे जो 1955 के आसपास, आफ्टर इंडिपेंडेंस, भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन, उसकी मांग बहुत चल रही थी। जैसे पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये ऐसे राज्य अपने अपना अलग राज्य मांग रहे थे अपनी भाषा के आधार पर। तो उसके बारे में वो दूसरे खंड में बात की है। और तीसरे इसमें जो हमारे नायक हैं, मतलब हम किसे वर्शिप करें, हमारे हीरो कैसे होने चाहिए, कौन होने चाहिए, उसके ऊपर उनकी जो राइटिंग्स है उसका इसमें लिखा गया है। तो सबसे पहला जो है जातीयता का, तो ये इसका आधार है कि 1935 और 36 के बीच में डॉक्टर अंबेडकर ने जब हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा की थी। मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं था,
लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, वो तो मेरे हाथ में है। ये ऐसा उन्होंने एक सभा में कहा था। उसके बाद उन्हें जात पात तोड़क मंडल, ये एक मंडल था उस टाइम पे, एक संगठना थी जो जातियों को तोड़ने के लिए कार्यरत थी, मतलब समाज सुधार में कार्यरत थी। तो उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर को फिर इनवाइट किया उनकी एक सभा में कि हम ऐसे ऐसे कार्य में हैं और हमें आपका काम पसंद आया है, तो आप हमारे जो प्रोग्राम रहेगा उसके अध्यक्ष बने और आपके जो समाज के प्रति, समाज सुधार के प्रति जो विचार है वो हमें बताए और हमारी मदद करे। ये इसके लिए उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर को पत्र लिखा और फिर डॉक्टर आम्बेडकर ने उसका जवाब दिया। डॉक्टर आम्बेडकर पहले इंटरेस्टेड नहीं थे इसकी अध्यक्षता लेने के लिए। ये जो मंडल था उसमें ज्यादातर सवर्ण लोग थे, मतलब ऊंची जात के लोग थे। तो उन्हें पता था कि ये लोग मैं जो कहूंगा उसको नहीं मानेंगे, या फिर ये लोग मुझे उनके बगीचे का सांप मानते हैं, उनके बाग का सांप मानते हैं, तो ये लोग मेरे जो विचार है वो सीरियसली नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए मुझे भी इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि ये लोगों के बीच में जाकर उनकी खुद की बुराई करूं जिनकी वजह से उनको बुरा लगे। लेकिन फिर भी उनको पत्र पे पत्र, निवेदन पे निवेदन आते रहे और उनका डिस्कशन चलता रहा और फिर फाइनली डॉक्टर आम्बेडकर राजी हो गए उसके लिए। तो लाहौर में ये सम्मेलन होना होना था और वो सम्मेलन का टॉपिक ही था कि जात पात को नष्ट करना है। तो इसके लिए फिर डॉक्टर आम्बेडकर ने एक स्पीच तैयार की, बहुत बड़ी स्पीच, जिसपे एक एक्चुअली बुक बन चुका है। इतनी बड़ी स्पीच उन्होंने तैयार की। और पहले तो उन्होंने एक छोटा ही भाषण तैयार किया था, लेकिन जो जात पात तोड़क मंडल है उन्होंने ही डॉक्टर आम्बेडकर से आग्रह किया कि हमें इस पे विस्तार में समझाइए, आपका जो भी नॉलेज है वो हमें विस्तार में बताइए। तो फिर डॉक्टर आम्बेडकर ने उसे पूरे विस्तार में लिखा था। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर आम्बेडकर ने उसकी जो ब्लूप्रिंट है वो उन्हें दी, तो उसके बाद फिर दोनों में कुछ बहस हुई चीजों के लेकर, कुछ चीजों के लेकर। उनका ये मानना था कि पहले तो डॉक्टर आम्बेडकर वो जो भाषण है वो मुंबई में ही छपवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर से बोला कि हमें वो लाहौर में छपवाना है, तो आप हमें वो भेज दीजिए। मतलब इसका मतलब ये था कि उन्हें वो पहले देखना था कि डॉक्टर आम्बेडकर क्या बोलने वाले हैं, क्या नहीं बोलने वाले, तो ये उन्हें देखना था। उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा, डॉक्टर आम्बेडकर ने जो तर्क दिए थे, वेदों के ऊपर उन्होंने कुछ सवाल क्रिएट किए थे, तो उनकी मान्यताओं के ऊपर कुछ सवाल उन्होंने खड़े किए थे, तो वो आई थिंक उन लोगों को पसंद नहीं आए। तो उन्होंने फिर डॉक्टर आम्बेडकर को बोला कि आप आपका जो भाषण है वो बहुत सही है, लेकिन आप इसमें से कुछ चीजें हैं जैसे कि वेद वगैरह हो गए, ये जो धार्मिक कुछ प्रथाएं वगैरह है, तो ये अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर ऐसा हुआ कि बाद में ये बातें ऐसी बढ़ गई, फिर फाइनली जात पात तोड़क मंडल ने उनके बीच में ही, उनके कुछ लोगों के बीच में ही डिस्कशन वगैरह हुआ और उन्होंने वो जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। मतलब डॉक्टर आम्बेडकर भी ये खुद मानते हैं कि मेरी लाइफ में ये पहली बार हुआ है कि किसी सम्मेलन का रद्द होना। ये कारण, इसके लिए कारण ये है कि जो अध्यक्ष बुला रहे हैं वो अध्यक्ष की बातें उन्हें सही नहीं लगती। मतलब या तो आपने पहले मुझे सिलेक्ट ही नहीं करना चाहिए था, मुझे सिर्फ एक प्रस्तावना के लिए बुलाना चाहिए था और उसके बाद किसी एक को अध्यक्ष वगैरह भाषण के लिए बुलाना चाहिए था, ऐसा आम्बेडकर का मानना था। तो इसी वजह से उनको बहुत बुरा लगा था वो टाइम पे। लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी थाउजेंड्स जो कॉपीज थी वो बना ली थी और वो कुछ ही दिनों में वो खत्म भी हो गई, वो बिक भी गई और वो लोगों ने पढ़ा भी उसे। तो ये जो भाषण है, ये भाषण की इसमें ये वॉल्यूम में ये लिखा गया है, पूरा का पूरा दिया है, जिसमें डॉक्टर आम्बेडकर पहले तो एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठहराव के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिया में। उन्होंने कुछ राज्यों के एग्जाम्पल दिए, जैसे महाराष्ट्र में दलितों पर कैसे अत्याचार होते हैं, उनकी छाव तक लोगों को अशुद्ध लगती है। और मुख्यतः डॉक्टर आम्बेडकर का मानना ये था कि आपको अगर बदलाव करना है तो सबसे पहले आपको सामाजिक तौर पे बदलाव करना पड़ेगा, उसके बाद आप राजनीतिक बदलाव कर सकते हैं।
लेकिन उस टाइम पे कुछ दो गठ थे, एक सामाजिक तौर पे बदलाव करने के लिए और एक राजनीतिक तौर पे बदलाव करने के लिए। दोनों गठ ये कांग्रेस के थे। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि सामाजिक तौर पर बदलाव करने में, मतलब समाज में बदल करने के लिए जो भी लोग इच्छुक थे उनकी संख्या कम होती गई, और राजनीतिक तौर पर बदलाव के लिए लोग आगे ज्यादा बढ़ते गए। तो डॉक्टर आम्बेडकर का स्ट्रांगली ये कहना था कि पहले समाज में बदलाव होना चाहिए, उसी का आधार फिर राजनीतिक तौर पे होता है। अगर आप किसी एक समाज को, मतलब पब्लिक में रहने की, पब्लिक की चीजें यूज करने की, प्रॉपर्टी यूज करने की अगर आप उन्हें इजाजत ही नहीं देते हैं, तो आपको क्या हक बनता है कि उस उन लोगों पर राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकली पावर करना, वो लोगों को कंट्रोल करना आपको हक नहीं बनता है, क्योंकि आप असमानता के साथ चल रहे हैं। डॉक्टर आम्बेडकर का जो स्पीच है उसके उससे हमें ये समझता है कि डॉक्टर आम्बेडकर धर्म के खिलाफ नहीं थे। उनका ये मानना था कि सच्चा धर्म समाज की नींव है, ठीक है, जिस पर सही नागरिक शासन टिका होता है। मतलब अगर एक धर्म सच्चा है तो वो समाज के लिए बहुत हितकारक होता है, जिस पर समाज चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर एक धर्म सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करने के लिए यूज हो रहा है, एक धर्म के सिद्धांत, कुछ किताबें लोगों को अलग अलग बांटने के लिए अगर सिर्फ यूज हो रही है, तो उनका मानना था कि ऐसे किताबों को, ऐसे धर्म को आपको बदलने की जरूरत है। बदलने की जरूरत मतलब उनका मतलब ये नहीं था कि परिवर्तन, या फिर मतलब ये नहीं था कि आप डायरेक्टली छोड़ दो, ऐसा ऐसा उनका डायरेक्टली मतलब नहीं था। उनका मतलब था कि इसको बदलना है। आप एक बेस रख सकते हैं जो अच्छा है, अगर वो बेस अच्छा है तो वो बेस के ऊपर आप बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेस में भी अगर लगता है कि उसमें कुछ काटना छाटने की जरूरत है, तो आपको वो काट कर छाट कर उस पर नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। उसके लिए आपको पुरानी बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। तो इस पे डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि आपको जो पुराने रीति रिवाज है, पुरानी किताबें हैं जिसमें गलत लिखा है, जो गलत है, जो समाज के हित में नहीं है, हमारे तर्क को तर्क के बराबर नहीं है, तर्क करने लायक नहीं है, सच मानने लायक नहीं है, उसको आपको छोड़ देना चाहिए। आप ये कहकर उसको नहीं मान सकते कि इसमें किताब में लिखा है कि ऐसा ऐसा है तो ये सच ही होगा। ऐसा मानकर आप ना चले। आप अपने खुद के विचारों से सोचिए कि आपको क्या जरूरत है, क्या ये सही है, तभी आप मानिए, ऐसा उनका ये मानना था। तो इसीलिए धार्मिक सुधार के लिए उन्होंने, जो हिंदू धर्म के सुधार के लिए जिसके लिए जात पात तोड़क मंडल ने उन्हें बुलाया था, तो उसी लिए उन्होंने उसके 5 उपाय बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि हिंदू धर्म के लिए एक ही पुस्तक बनाइए जो सब हिंदू मानेंगे उसे। सभी हिंदुओं के लिए एक समान धार्मिक ग्रंथ बनना चाहिए, उसमें सभी के लिए समान हक होना चाहिए। उसमें ये कहते हैं कि वेद, शास्त्र, पुराण आदि की धार्मिक और सामाजिक मान्यता को समाप्त किया जाए। मतलब वेद हो गए, शास्त्र हो गए, पुराण हो गए, ये सबको समाप्त किया जाए और एक नई बुक बनाई जाए जिसमें इन सब से जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आप ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये जो है ये पूरी तरह है आपको फेंक देना है, या फिर पूरी तरह इनको नष्ट कर देना है। आपको आपको अगर जरूरत है तो आप इसमें से भी जो अच्छी चीजें हैं वो भी ले सकते हैं। इन पुस्तकों की जातिवादी शिक्षाओं का प्रचार दंडनीय अपराध हो। मतलब अगर ये पुस्तक किसी जातिवादी कामों में अगर यूज होती है, तो वो फिर एक दंडनीय अपराध होना चाहिए। मतलब किसी जात को टॉर्चर करने के लिए, या फिर किसी जात को उनके अधिकार ना देने के लिए अगर ये किताबें उपयोग में आती है, तो फिर उसका आपको दंड मिलना चाहिए। दूसरा वो बताते हैं कि पुरोहिताई व्यवस्था को समाप्त किया जाए, या इसे लोकतांत्रिक बनाया जाए। मतलब जो भी पुरोहित है, पंडित है, जो भी व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए, इसका उनका ये मानना था। इसका इसका बेस ये है कि जैसे कि सभी व्यवसायों में, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, या फिर जो भी है, तो उनको वो करने के लिए पहले उसकी शिक्षा लेनी पड़ती है, फिर उसकी एक परीक्षा होती है, फिर उसके बाद आपको एरिया वाइज उस जगह पे कितने लोगों की जरूरत है, उसके हिसाब से आपको वो काम करने के लिए मिलता है। तो उनका ये मानना था कि ये जो पुरोहिता का काम है, पुरोहितों का काम है, पंडितों का काम है, ये भी उनको पहले पूरी तरह से शिक्षा दी जाए, उनकी एक परीक्षा हो, और उसके बाद जैसे आईएएस और आईपीएस ये चुने जाते हैं, सरकारी तौर पे चुने जाते हैं, तो सरकार के द्वारा ये लोग चुने जाए, ना कि सर सिर्फ धर्म के या फिर जाति के आधार पर। एक प्रॉपर परीक्षा और प्रॉपर प्रणाली के तहत ये लोगों का सिलेक्शन हो, और उसके बाद ही उन्हें ये जो प्रैक्टिसेस है, जो पूजा की प्रैक्टिसेस है, जो कुछ धर्म विधियों की प्रैक्टिसेस है, वो करने का हक मिले।
और वो परीक्षा पास करने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट मिले, वो विदाउट सर्टिफिकेट कोई ये प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करेगा, ये प्रैक्टिसेस नहीं करेगा। बिना प्रमाण पत्र वाला कोई भी पुरोहित अगर धार्मिक कार्य करता है तो वो अपराध होना चाहिए। मतलब अगर सिर्फ आप एक जात में पैदा होते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब आता है। एक पुरोहित हो तो हो सकता है कि उसको उसका कुछ पता नहीं है, वो बस रट के आपको बता रहा है। हो सकता है कि उसका आचरण सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि उसकी गलत आदतें हैं, उसको हो सकता है वो बीमार है, हो सकता है उसको कुछ बुरी बुरी बीमारियां है, फिर भी वो ये सब प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का ये जो मानना था उसमें मेन था कि धर्म जो है वो आधार होना चाहिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अगर एक धर्म है तो वो धर्म में ये तीनों चीजें होनी ही चाहिए। स्वतंत्र होना चाहिए, जो भी सब कर रहे हैं वो आपको भी करने का स्वतंत्र होना चाहिए। सब में समानता होनी चाहिए, सबको समान अधिकार होने चाहिए और बंधुता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरे जैसा बर्ताव कर रहा है या फिर ये मेरे जैसा पहराव कर रहा है, मैं जैसे टोपी पहनता हूँ, मैं अगर नमस्कार करता हूँ तो ये नमस्कार कर क्यों कर रहा है, नमस्कार सिर्फ हम कर सकते हैं। मतलब ऐसा था, पहले ऐसा था कि सिर्फ ब्राह्मण जो थे वो ही वो पर्टिकुलर टाइप की धोती पहना करते थे, वो सिर्फ नमस्कार वो ही कर सकते थे। अगर कोई उनकी तरह कपड़े पहने या फिर नमस्कार करे, जैसे महाराष्ट्र में जो पठारे पठारे बंधु थे और जो सोनार थे, तो वो लोग ऊंची जात में आने के लिए तो ऐसी प्रैक्टिसेस करते थे। मतलब जो ब्राह्मण थे उनके जैसा पहराव करना, ब्राह्मण ज्यादातर नमस्कार करना पसंद करते हैं तो वो नमस्कार करना चालू किया था वो लोगों ने। फिर ब्राह्मण लोगों ने उनकी कंप्लेंट की पेशवाओं को, तो पेशवा ने फिर उनको सजा सजा सुनाई थी और उस पे दंड भी रखा था, और वो प्रैक्टिसेस उन्होंने फिर बंद की थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर धर्म में सबको समान अधिकार होना चाहिए, बंधुता होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए। तो सीधे सीधे तौर पर डॉक्टर अंबेडकर के कुछ सुझाव थे जातीयता को नष्ट करने के लिए, जिसमें शिक्षा था और आत्मसम्मान, अंतर जातीय विवाह, ये भी एक उसमें का बहुत बड़ा सोल्यूशन है। जैसे अंतर जातीय विवाह बढ़ेंगे, जातियों में जो भेदभाव है या फिर ऊंच नीच की जो बातें हैं वो कम होती जाएंगी। और धार्मिक अंधविश्वास का विरोध, धर्म में जो भी अंधविश्वास है उसका विरोध करना चाहिए हमें। ये डॉक्टर अंबेडकर के जातीयता निर्मूलन के लिए कुछ सुझाव थे, उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव थे। तो बस जाति के उन्मूलन के लिए डॉक्टर अंबेडकर का जो फाइनल संदेश है वो यही है कि डॉक्टर अंबेडकर धर्म को खत्म करना नहीं चाहते, बल्कि उसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उसको पुनर्जन्म देना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा धर्म जो न्याय आधारित हो, जाति से मुक्त हो और समानता का प्रचारक हो और हर इंसान को बराबरी से देखे, ऐसा धर्म बनना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आप हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं तो पहले ब्राह्मणवाद को समाप्त करना होगा। उसके बाद है भाषाई राज्यों के बारे में। जब भाषा के ऊपर, भाषा के बेस पर राज्य बनाने की मांग चालू हुई थी 1955 के आसपास, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये हर जगह पे यही मुद्दा हुआ करता था। तो डॉक्टर अंबेडकर का इस पर मानना यह है कि हर भाषा के हिसाब से सेपरेट राज्य होना एक अच्छी बात है। वो अच्छा अच्छा साइन है एक समाज की प्रगति का। मतलब अगर एक राज्य है जो एक ही भाषा बोलता है तो वो प्रगति करने के लिए आसान है। लेकिन उनका मानना ये भी था कि अगर वो भाषा दूसरों को तुच्छ समझने लगे और उसका एक कारण बने या फिर भेदभाव का कारण बने तो फिर वो हानिकारक है। वो वैसा नहीं होना चाहिए। जो राज्य है वो राज्य पहले आना चाहिए, उसके प्रति हमारा जो दायित्व है, उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो पहले आना चाहिए। उसके बाद हमारा भाषा के ऊपर का प्यार है वो आना चाहिए। उस टाइम पे राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित हुआ था, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन करने की जिम्मेदारी थी जिसपे, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस भाषा के आधार पर राज्य नहीं थे। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब कुछ राजाओं के कुछ राज्य थे, कुछ भाग ब्रिटिशर्स के पास था, और कुछ ही चीजें थी, कुछ ही जगह थी जहाँ पे स्पेसिफिक भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन उसके बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो उन्होंने राज्यों को भाषा के आधार पर बनाने का जिम्मा उनको मिला। तो डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र ये पहली बार उन्होंने
राज्य पुनर्गठन आयोग को बताया कि जहाँ पे मराठी बोली जाती है उसका नाम महाराष्ट्र होना चाहिए और वहां पे उसका वो अलग अपना एक राज्य होना चाहिए। वैसे तो महाराष्ट्र ये पहले भी बहुत जगह पे यूज हुआ है, लेकिन वो एक सामाजिक तौर पर यूज हुआ करता था। मतलब किसी सामाजिक किताबों में, किसी ग्रंथों में या फिर किसी पुस्तकों में वो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बोला जाता था कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग हैं, तो वो उसे महाराष्ट्र कहा जाता था। लेकिन वो राजनीतिक तौर पे, मतलब संवैधानिक तौर पे अब तक उसे महाराष्ट्र ऐसे नाम दिया नहीं गया था कि ऐसे तो फिर डॉक्टर अंबेडकर ने वो पुनर्गठन आयोग को समझाया था कि ये इसका नाम होना चाहिए और ये एक अलग राज्य होना चाहिए। तो उसके समर्थन में थे कि महाराष्ट्र एक अलग राज्य होना चाहिए वो। लेकिन वो ये भी मानते थे कि मराठवाड़ा और विदर्भ ये महाराष्ट्र से अलग ना होए, क्योंकि बहुत लोग मांग करते हैं कि मराठवाड़ा और विदर्भ ये अलग अलग होने चाहिए, ये महाराष्ट्र से अलग राज्य बनने चाहिए। तो वो इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि मराठी बोलने वाले ही तीन राज्य अलग अलग राज्य बन जाते हैं, तो ये ये एक उनकी कमजोरी हो सकती है। वो अगर इकट्ठा आकर काम करे तो ही उनकी ज्यादातर प्रगति हो सकती है। इसी में तीसरा भाग है नायक और उनके बारे में, मतलब जो हमारे हीरोज कौन होने चाहिए उसके बारे में। उस टाइम पे तीन लोग ज्यादातर चर्चा में हुआ करते थे। एक तो थे गांधी जी, दूसरे थे रानड़े और तीसरे थे तिलक। तो इन तीनों के बारे में डॉक्टर आम्बेडकर के अलग अलग विचार थे। वो जो रानड़े है, महादेव गोविंद रानड़े, उनको सामाजिक सुधारक, तार्किक सोच के प्रतीक मानते थे। मतलब वो समाज सुधारक के प्रति सबसे ऊंचा दर्जा रानड़े को देते थे और उन्हें अपना वो आदर्श नेता मानते थे, खुद का आदर्श नेता मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को नैतिकता के पुजारी मानते थे। मतलब नैतिक मूल्य जो है वो उनकी पूजा करने वाले, ठीक है, जो उन जो चीजें हैं, जो उनकी जो सोच है उस उनकी पूजा करने वाले। लेकिन जो जाति व्यवस्था है उसके बारे में वो स्पष्ट रूप से कभी बात नहीं करते थे। उनको वो कभी कभी वो उसके खिलाफ बोल देते थे, कभी कभी वो उसके साथ में बोल देते थे। वो उसे अच्छा भी मानते थे और कभी कभी उसके बारे में उसमें चेंज होने चाहिए ये भी मानते थे। मतलब वो डाइसी थे उस चीज में, वो स्पष्ट नहीं थे, अपने मत पर स्पष्ट नहीं थे। और जो बाल गंगाधर तिलक थे, डॉक्टर आम्बेडकर उन्हें धार्मिक कट्टरता के प्रतिनिधि मानते थे। मतलब धर्म में जो भी चीजें हैं, अगर वो गलत है तो गलत, सही है तो सही, तो गलत भी है तो भी वो पूरी तरह से उसे कट्टरता से फॉलो करते थे, जो बाल गंगाधर तिलक है। मतलब जो ये वेद हो गए, पूरा ये मनुस्मृति वगैरह हो गई, जो भी रचना है धर्म के बारे में, वो उसे पूरी कट्टरता से फॉलो करते थे। उसमें वो सोचने वो सही है या फिर गलत है ऐसा सोचने का प्रयास भी नहीं करते थे। वे कहते हैं तिलक ने समाज सुधार के खिलाफ आंदोलन किया है। जब कांग्रेस के दो गुट थे, एक सामाजिक सुधार के लिए और एक राजनीतिक सुधार के लिए, सामाजिक सुधार समिति थी, तो उसके खिलाफ तिलक हमेशा रहे हैं, उसका विरोध हमेशा तिलक ने किया है। जो भी महात्मा फुले है, महात्मा फुले के विचारों का तिलक ने हमेशा विरोध किया है। तो डॉक्टर आम्बेडकर ये मानते हैं कि जो तिलक है वो सामाजिक सुधार के हमेशा खिलाफ रहे हैं। तो फाइनली डॉक्टर आम्बेडकर का यही एक संदेश है कि नेता कैसा होना चाहिए जो सच को सामने लाए, ना कि पिछले परंपराओं से वो डरे कि अगर मैं ये कहूंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, या फिर इसमें ऐसा लिखा है, इसमें वैसा लिखा है, मैं इसका विरोध करूंगा तो मुझे इसको समर्थन करने वाले क्या कहेंगे। नेता ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता ऐसा होना चाहिए जो अगर सच है तो वो सच बोले, चाहे हजारों लोग उसके विरोध में क्यों ना आ जाए। तो ऐसा डॉक्टर आम्बेडकर का मानना था ये तीनों के बारे में। डॉक्टर आम्बेडकर ने ये जो वॉल्यूम है पहला, इसमें डॉक्टर आम्बेडकर के जाति के प्रति, उसको नष्ट करने के प्रति, धर्म के प्रति, धर्म में कैसे सुधार आ सकता है उसके प्रति, स्पेशली हिंदू धर्म के प्रति, और जो राज्यों के बारे में भी उन्होंने कहा है, भाषा के बारे में भी जो कहा है, और हमारे हीरोज कैसे होने चाहिए उसके बारे में जो कहा है, ये चीजें बहुत ही डीप की बातें हैं। ये ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर कोई पढ़ ले तो उसे समझ में आ जाएगा। इसमें और भी जितना आप डीप जा सकते हो उतना आपको और चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। चलिए अभी अ, बजे है 9:30 और अभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगा मैं। उसके बाद फिर से एक नए खंड के बारे में आपके साथ हाजिर होऊंगा। चलिए
10 बजने को है। अभी हम हमारा जो नेक्स्ट 3 घंटा है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेन जो टॉपिक रहेगा पढ़ने का वो रहेगा शिक्षा और आत्मनिर्भरता। शिक्षा के प्रति और शिक्षा को वो कितना महत्व देते थे और लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए उनकी क्या सलाह थी, कितना महत्व वो एक आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए देते थे, वो इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों 12 बजे हैं और 3 घंटे कैसे निकल गए पता नहीं चला। इन 18 घंटों में मुझे तो भी मतलब देखिए, खाने के लिए ऐसा कुछ है, पीने के लिए जूस है, ठीक है। कितने खुश नसीब है हम जो हमारे पास इतनी सभी सुविधाएं हैं, और वो भी उनकी ही वजह से, सच माने तो, जिन्होंने एक ब्रेड के पीस पे इतनी दिन भर की पढ़ाई वो करते थे, सिर्फ एक ब्रेड के टुकड़े पे। सोचो कितने मुश्किल से उन्होंने वक्त गुजारा होगा। अभी ये 3 घंटे में मैंने उनका जो बुक है वेटिंग फॉर वीज़ा, एक तरह से बायोग्राफी ही है, वो पढ़ी है। उससे आपको जो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है वो कितना है वो हमें समझता है। उनकी बायोग्राफी पढ़ के, उनका जो जीवन है उनको समझ के, एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है सच में। देखिए मतलब 1891 की बात है, जब हम लोग अंग्रेजों के अंडर थे, और ये बड़ी समस्या नहीं थी। उससे भी एक बड़ी समस्या थी जातीयता। मतलब जो लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनके भी गुलाम थे, गुलामों के भी गुलाम। तो ऐसे टाइम में, ऐसे पीरियड में, 1891 के बीच में एक बच्चे का जन्म होता है एक महार परिवार में, बहुत ही निचली जाति के परिवार में। बच्चा जैसे बड़ा होता है, उसको ये जातीयता की जो भी है दलदल, वो हर जगह पे महसूस होने लगती है। उसको बहुत मुश्किल से, उसके पिताजी अच्छे ओहदे पे थे तो स्कूल में एडमिशन तो मिलता है, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। कभी स्कूल के बाहर, कभी जमीन पर, कभी कभी तो पानी भी मिलता नहीं था। मतलब पानी पीने के लिए भी जब चपरासी आएगा, वो खुद लोटा लेगा, ऊपर से उसके हाथों पे ऐसे, वो ऐसे हाथों का हाथ करेगा और चपरासी उसके हाथों पे ऐसे पानी डालेगा, तब वो पानी पिएगा। जब चपरासी एब्सेंट रहेगा तब इस बच्चे को पानी नहीं मिलता था। बहुत मुश्किल से इन्होंने मुंबई की एक कॉलेज से 12वीं कर ली। उसके बाद बड़ोदरा की एक स्कॉलरशिप मिली, वो स्कॉलरशिप के बेस पे वो चले गए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहाँ पे उन्होंने एमए किया, वहाँ पे उन्होंने पीएचडी किया, और इसके बाद वो यहाँ पे रुके नहीं, तो उसके बाद वो पहुंचे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। वहाँ पे वो डीएससी पढ़ते हैं और बारह लॉ भी कर लेते हैं। इसके बाद वो जब इंडिया वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका जो समाज है वो अभी भी अज्ञानी है, छुआछूत में फंसा हुआ है, उसको कोई अधिकार नहीं है। तब वो कलम उठाते हैं और अपनी जो कानूनी पढ़ाई की थी उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी लड़ाई के लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, महाड़ सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने पानी के पीने का अधिकार मांगा। उनका जो ये महाड़ का सत्याग्रह था, ये ना कि बस एक पानी का सत्याग्रह था, वो एक राइट के लिए सत्याग्रह था, सिर्फ पानी के लिए नहीं था, वो एक अधिकार के लिए था, ठीक है। नासिक का जो कालाराम मंदिर है वहां पे भी एंट्री के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। वो सिर्फ एक किसी भगवान को पूजने का अधिकार नहीं था, वो एक इंसान को इंसान समझने का अधिकार था जो उन्हें चाहिए था। उसके बाद उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए और अधिकारों के लिए भी आवाज उठाया। उसके बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें सबको समान अधिकार है, जिसमें छुआछूत नहीं है, जो हर जाति, हर धर्म, हर लिंग को बराबर का दर्जा देता है। और वो कहते हैं कि हमारा संविधान केवल कानून नहीं है, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। मतलब उनके जो भी फिलोसॉफी थी वो सबसे पहले समाज में क्रांति लाने की थी, उसके बाद कानूनी या राजनीतिक क्रांति। सामाजिक क्रांति के बजाय आप राजनीतिक क्रांति कर ही नहीं सकते, उनका ये प्रखर मानना था। जिस बच्चे को पानी पीने का तक अधिकार नहीं था, जिस बच्चे को
स्कूल के बेंच पे बैठने तक का अधिकार नहीं था, वो बच्चा आज भारत के संविधान का शिल्पकार कहलाता है। ये है एजुकेशन की ताकत, ये है शिक्षा की ताकत। वो हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन आजकल समाज में इसका उल्टा चल रहा है। लोग पहले संघर्ष करते हैं, वो भी एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए, खुद को बड़ा दिखाने के लिए। लोग संगठित होते हैं, वो बस किसी पोस्टर पे आने के लिए, किसी मीटिंग में आने के लिए, किसी कार्यक्रम में आने के लिए, किसी एंटरटेनमेंट के लिए संगठित होते हैं। और अगर ये दोनों चीजों में से कभी कुछ टाइम बचता है सोचने के लिए, अगर थोड़ा टाइम मिलता है, तो फिर वो शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत उनके रास्ते पे जा रहे हैं। उनका जो रास्ता था, पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो और फिर संघर्ष करो। इसी तरीके से आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। अभी और 12 घंटे बाकी है। मैं ट्राई करूंगा कि इन 12 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और चाहूंगा कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में हम पूरा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी 12:30 बजे है। खाना तो बना लिया है मैंने वैसे, तो थोड़ा खाना खा लेता हूँ और फिर से हम पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। थोड़ा बाहर जाके आते हैं, मस्त धूप है। ये जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ। hamburg में। और ये है हमारा घर। अच्छा, ये 3 घंटे में हम उनके कुछ संघर्षों के बारे में पढ़ूंगा मैं। जैसे कि महाड़ का जो चौदार तालाब है, वहाँ का पानी के लिए उन्होंने जो सत्याग्रह किया था वो, काड़ाराम मंदिर प्रवेश में जो सत्याग्रह किया था वो, और हिंदू कोड बिल के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, यहाँ तक अपने पद का इस्तीफा भी दे दिया, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि हिंदू कोड बिल एक्चुअली क्या है। और इन्हीं बातों का हम पढ़ेंगे इनके बारे में ये 3 घंटे में। दोस्तों, अच्छा दोस्तों, आधे घंटे के ब्रेक के बाद अभी फिर से हम चालू करेंगे। अब ये 3 घंटे में मैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे जानने की कोशिश करूँगा। और मुझे जितना समझ में आता है उतना आप लोगों को बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा शॉर्ट में, ये 3 घंटे के एंड में। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या थी कि देश चलेगा कैसे।
क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग प्रदेश थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ भाग ब्रिटिशों के अंडर्स थे, कुछ भाग कुछ सांप्रदाय के अंडर्स थे। अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग विचार, और ऐसा एक समाज था जिसमें आपको जो अधिकार मिलते थे वो आपके जन्म के आधार पर मिलते थे। अगर आप ऊंची जाति में पैदा हुए हैं तो आपको अलग अधिकार थे, आप निचली जाति में पैदा हुए हैं तो आपको अलग अधिकार थे। महिलाओं को तो कुछ अधिकार थे ही नहीं वैसे। और आदिवासी, वो तो इंडिया का पार्ट थे या नहीं थे वो पता भी नहीं था लोगों को, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो एक ऐसी किताब की जरूरत थी जिससे ये सब जातियां, सब संप्रदाय, सब लोग, सब कल्चर एक साथ आ जाए, एक तिरंगे के नीचे आ जाए और एक किताब को अपना कानून मानकर चले। ऐसी एक किताब बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर के सिवा और कौन अच्छी तरीके से निभा सकता था बताओ। क्योंकि यही वो इंसान है जिसने सबसे ज्यादा जातीयता को महसूस किया था, सबसे ज्यादा शिक्षा का महत्व क्या है समझा था, और समाज सुधार में, लोगों को एक साथ लाने में, बिखरे हुए लोगों को एक साथ लाने में अगर कोई सबसे ज्यादा सफलतापूर्वक काम कर रहा था तो वो थे डॉक्टर अंबेडकर। हालांकि जो समिति बनाई गई थी उस समिति में बहुत सारे बाकी लोग भी थे, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता थी वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के पास आई। कोई बाहर घूमने चले गए, कोई अपनी सेहत की वजह से काम नहीं कर पाया, एक एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी। तो ऐसा करके कुल मिला के जो सभी काम था वो लास्ट में डॉक्टर अंबेडकर के पास ही आ गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो दस्तावेज है ये बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इसमें कुल 448 आर्टिकल्स थे है, और 25 पार्ट्स है, और इसमें 12 शेड्यूल है। और ये लगभग अभी 105 बार इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं, मतलब सुधार किए गए हैं। उसके लिए भी एक स्पेशल आर्टिकल है इसमें कि काल के अनुसार, जो समय के अनुसार इंसान को ढलना चाहिए, और उसके हिसाब से इसमें चेंजेस करने का भी प्रावधान है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो संविधान है वो समाज में समानता और न्याय की भावना से तैयार किया। उन्होंने जो हमारे मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार जो है, उनको ध्यान में रखकर इस दस्तावेज को बनाया, जिसमें हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें आता है समानता, स्वतंत्र और न्याय। ये 3 चीजों को बेस रखकर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस संविधान को बनाया। संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है और लोकतंत्र के सिद्धांत है। यह संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो न केवल कागज पर लिखा गया बल्कि हर इंसान के दिल में उसकी एक अलग जगह बनाई गई। इसमें मैं ज्यादातर फोकस करूंगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर, जो हमारे मौलिक अधिकार है उन पर। उसमें सबसे पहला अधिकार हमारा है समानता का अधिकार, जो कि हमें देता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। अब कोई भी किसी भी जात, धर्म और लिंग का हो, सब समान है, कोई एक दूसरे से कम या फिर ज्यादा नहीं है। ये अधिकार हमें ये आर्टिकल्स देते हैं। अगर अब किसी दलित बच्चे को उसकी जात के आधार पे जमीन पे बिठाया जाए, या फिर उसे पानी ना पिलाया जाए, या फिर किसी इंसान को उसकी जात के अकॉर्डिंग अगर ट्रीटमेंट दी जाए, जात के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट दी जाए, तो ये कानूनन जुर्म है और इस अपराध का सजा आपको मिल सकती है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो विचार है वो बोल सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमें कोई भी धर्म को मानने का, कोई भी धर्म का प्रचार करने का और प्रसार करने का हक है। हमें किसी भी जगह पे, कोई भी मंदिर में जाने का अधिकार है। अगर किसी जगह पे आपको लिखा हुआ दिखे कि ये पर्टिकुलर लोग अंदर नहीं आ सकते, तो वो संविधान के खिलाफ है, वो कानून के खिलाफ है। आप इमीडिएटली उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, सबके लिए अवसर समान है। गरीब हो या फिर श्रीमंत हो, गरीब का बच्चा हो या फिर अमीर का बच्चा हो, सबके लिए एक ही प्रोसेस रहेगा। जैसे हम यूपीएससी की प्रोसेस देखते हैं, जो भी स्टेट सिविल सर्विसेज है, ठीक है, उनकी प्रोसेस देखते हैं, वो सबके लिए सेम रहेगी। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा।
वो एक गरीब के लिए भी वैसी ही होंगी जितनी एक अमीर के लिए है। अत्याचार से सुरक्षा, ये है आर्टिकल 15। इसमें कोई भी आपको आपकी जात के आधार पर, आपकी कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, या फिर आपको अवसर देने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, आप जाति के आधार पर अगर आपको कोई डिस्क्रिमिनेट करता है, आपको प्रवेश नकारता है, तो ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन होगा। आप इसके तहत कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो संविधान है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बाकी जो देश है, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा वगैरह हो गया, इंग्लैंड वगैरह हो गया, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको पढ़ के, इनका ज्ञान लेकर बनाया था। लेकिन ये काफी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जिस तरह से बनाया गया है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं रखा है, उन्होंने अपने जीवन का जो सार है, जो उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, समझा है, वो सब चीजें उन्होंने हमारे साथ ना हो, दूसरों के साथ ना हो, ऐसा सोचकर इस दस्तावेज को बनाया है। इसीलिए ये बहुत ही खास है। देखिए, ये केवल एक किताब नहीं है, क्रांति है, क्योंकि इसमें हर एक को समान अधिकार है। एक गरीब के वोट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना एक सबसे करोड़पति, सबसे अमीर भारतीय के वोट को है। ठीक है, राज्य रजवाड़े जो थे, वहां से लोग आकर वो एक बुक के सामने, एक तिरंगे के सामने आ गए, अपनी सल्तनत छोड़ के, अपना प्रदेश छोड़ के, वो एक सम्मान के लिए और अधिकार के लिए इसके साथ खड़े हो गए। ये एक किताब ने, ये एक दस्तावेज ने, जो हर तरह के लोग थे, हर विविधताएं थी, जातीय विविधता थी, सांस्कृतिक विविधता थी, राज्य थे, रजवाड़े थे, इन सब को मिलाकर इनको एक भारत का नागरिक बनाया है। इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। संविधान की ही ताकत है कि एक दलित का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, एक मुसलमान लड़की इंजीनियर बन सकती है, पायलट बन सकती है, एक निचली जाति का बच्चा और शिक्षा में आगे बढ़ सकता है, किसान का बेटा सांसद बन सकता है, एक चाय वाला पीएम बन सकता है, एक रिक्शा वाला मिनिस्टर बन सकता है। ये सब क्या है? ये सिर्फ संविधान की ही ताकत है। संविधान में रिजर्वेशन को लेकर बहुत लोगों के निगेटिव थॉट्स है संविधान के बारे में। उसमें उनका मानना है कि संविधान में ज्यादातर एक वर्ग को अधिकार मिले हैं, ज्यादा अधिकार मिले हैं, स्पेशली बुद्धिस्ट लोगों को या फिर एससी लोगों को वो मानते हैं। आप अगर कहोगे कि रिजर्वेशन सिर्फ एससी वालों के लिए है, तो ये सरासर बिल्कुल ही गलत बात है। आपको इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आज जब हम गणतंत्र दिवस पर जो हमारा ध्वज है उसे फहराते हैं, तो हम डॉक्टर अंबेडकर का और हमारे संविधान का सम्मान करते हैं। और संविधान में हमें मिलता है समानता, स्वतंत्रता और न्याय। और हमारे जो कानूनी अधिकार है वो हमें मिलते हैं, जिससे हमें हमारा सपनों का भारत साथ रखने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती है। हम सभी भारतीय हैं, हमारे संविधान ने हमें सभी को समान अधिकार दिए हैं और सभी के लिए समान अवसर है। इसलिए संविधान के रूप में हमारा जो कर्तव्य है वो और बढ़ जाता है। संविधान कोई एक रिजिड दस्तावेज नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम ढाल नहीं सकते। वो एक जीवंत किताब है जिसको हम समय के अनुसार, समय के दिशा के अनुसार हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और अभी अभी के टाइम के हिसाब से जो भी चीजें अनुकूल है उसमें हम वो बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए हमें इसको समझना और इसकी रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है और हमारा दायित्व बनता है। अभी मैंने जो भी कहा या फिर बोला है, वो सब चीजें मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग से, मैं ना तो कोई विशेषज्ञ हूँ, ना ही मैंने इसके बारे में कुछ डिटेल्ड में स्टडी किया है। इसमें अगर कुछ गलत होता है तो अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उसको और जानने की फिर से कोशिश करूंगा। अभी लगभग 7 बजे है और मैंने सोचा नहीं है आगे क्या पढ़ने वाला हूँ। तो मैं डॉक्टर अंबेडकर का 1951 के बाद का, मतलब जब उन्होंने हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल पारित ना होने पर जो हिंदू महिलाओं के हक के लिए वो लड़ना चाहते थे, उसको संसद में पारित नहीं हुआ, तो उसके वजह से, हिंदू महिलाओं के हक के वजह से उन्होंने 1951 में ही कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद फिर वो जो उनका धर्म परिवर्तन का जो थॉट्स थे
और जो विचार था उसके ऊपर उन्होंने काम करना चालू किया। बाकी धर्मों को पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया। बुद्धिज्म के बारे में उन्होंने फिर पढ़ा और फिर 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म का स्वीकार किया। अभी उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है बुद्धा एंड हिज धम्मा, और वो मैंने पढ़ा भी है और अच्छी तरीके से समझा भी है उसे। तो मैं भी अगले इसमें मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं। इस बार हमारे गांव की जो भीम जयंती है वो बहुत उत्साह से मनाई जा रही है। हर साल मनाई जाती है वैसे बहुत उत्साह से, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल है शायद। बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे दोस्त हैं उन लोगों ने तैयारी की है, बहुत अच्छी तरीके से सजाया है और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी अरेंज किए थे। तो अ, मैं वैसे हर भीम जयंती को गांव में ही रहना पसंद करता हूँ। बस अभी ये साल, और मुझे याद है कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब एक साल, ऐसे अभी बस 2 ही साल ऐसे हैं जब मैं आई थिंक भीम जयंती को गांव में नहीं हूँ। लास्ट ईयर भी था मैं, और हाँ वही अभी गांव का जो एटमॉस्फेयर है वो मिस कर रहा हूँ। देखिए एक स्पेशल दिन है। अ, मानता हूँ कि सबको साथ में आकर अच्छी तरीके से इसको मनाने का हक है। लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी कभी कभी ओवर हो जाती है, और जिन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए वो चीज़ें थोड़ी अ, दब जाती है। मतलब जैसे कि शिक्षा के ऊपर हमें जो ध्यान देना चाहिए वो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, वो थोड़ा पीछे रह जाता है ये चीज़ों में। आप डीजे लगाते हो, अच्छी बात है, उसमें कुछ ये ऐसी बुरी बात नहीं है। और आप नाचते हो, आप मस्ती वगैरह करते हो, आप मनोरंजन के कुछ प्रोग्राम्स वगैरह लाते हो, करना चाहिए। क्योंकि एक ही दिन होता है, एक साल में एक ही बार आती है, और एक ही दिन ऐसा होता है जब समाज का हर व्यक्ति छोटे से लेके बूढ़े तक सभी साथ में आते हैं। तो इतना होना भी चाहिए। लेकिन आई थिंक उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए कि शिक्षा के प्रति जो भी हमारा कर्तव्य है, छोटे बच्चों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उनके दिल में शिक्षा के प्रति जो लगाव है वो पैदा करने के लिए जो भी हमसे किया जा सकता है वो इस दिन अगर करते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं है अम्बेडकर कौन थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। वो बस भीम जयंती को अभी ऐसा समझ लेते हैं कि एक दिन है जिस दिन अंबेडकर का जन्म हुआ था। उस दिन हम पटाखे जलाते हैं, उस दिन हम डीजे लगाते हैं, उस दिन हम नाचते हैं, गांव में घूमते हैं डीजे लेकर, और उस दिन हम क्या करते हैं, मस्ती करते हैं। तो बस ये एक मस्ती या फिर सेलिब्रेशन का एक दिन नहीं होना चाहिए। आगे चलकर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं उनको मालूम भी होगा कि नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक्चुअली हमारे लिए क्या किया था, वो एक्चुअली कौन थे, और उनका जो कहना है, उनके जो अ, अपेक्षाएं हैं हमसे वो एक्चुअली क्या थी। ये मूलभूत जो काम है, मूलभूत जो चीजें हैं, इससे हम दूर होते जा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम मुझे लगती है। ये बाकी चीजें भी होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना यही है कि जो शिक्षा को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं वो भी उसमें शामिल होने चाहिए, और हर व्यक्ति ने उसमें उतना ही उत्साह दिखाना चाहिए जितना हम डीजे में नाचने में दिखाते हैं। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, सबके विचारों का सम्मान भी होना चाहिए, जो कि हमारा संविधान ही हमें सिखाता है। तो बस ये थोड़ी नाराजगी होती है ये चीजें देखकर। चलिए शुरू करते हैं फिर से। अभी 8 बज रहे हैं, और अ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि उन्हीं का, डॉक्टर अंबेडकर का प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, उस पर उन्होंने जो अ, काम किया है, वो लिखा है, उसके बारे में पढ़ा जाए। तो वो मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूँगा, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करूँगा। उसके बाद बुद्धिज़्म के बारे में जो है वो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादातर वो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ मैं। तो वो बस मुझे एक गो थ्रू ही करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम बात करेंगे
1923 के समय की, जब डॉक्टर अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे, तभी उनका थीसिस चल रहा था। और वो टाइम पे ही उन्होंने उनके मास्टर थीसिस के लिए, मतलब जो डिग्री का प्रबंध होता है उसके लिए, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, ये उनका प्रबंध का सब्जेक्ट था। ये उन्होंने लंदन में पढ़ाई करते वक्त लिखा था। उसके बाद इस विषय पर उन्होंने थीसिस लिखा, जिसमें उन्होंने भारतीय मुद्रा जो है, इंडियन करेंसी जो है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो किन चीज़ों पर चल रही है, और उसका विकास कैसे हो रहा है या फिर उसका विकास कैसे होना चाहिए, और उसके साथ क्या क्या समस्याएं हैं, ये सभी चीज़ों पर उन्होंने उसमें डिटेल में लिखा है। लंदन में पढ़ रहे थे, फिर भी इंडिया में जो ब्रिटिश राज है उनके ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी की है। उनका जो प्रशासन इंडिया में चल रहा था, उनका शोषण कैसे कर रहा है, वो सब चीजें उन्होंने लंदन में होकर उनके गवर्नमेंट पर प्रश्न सवाल उठाए थे। तो सिचुएशन ऐसी थी कि जब ब्रिटिश लोगों का हमारे ऊपर राज था, तो हमारी जो करेंसी हुआ करती थी रुपया, वो डिपेंड था, मतलब वो आधारित था चांदी पर आधारित था। तो 180 ग्रेन के हिसाब से 1 रुपया बनता था। तो लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट था, मतलब जैसे अमेरिका वगैरह हो गया और जो भी बाहर के जो देश थे, वो गोल्ड स्टैंडर्ड यूज करते थे। अभी आप देख सकते हो इंडिया में चांदी के हिसाब से रुपए की कीमत तय हो रही है, और बाहर के देशों में सोने के हिसाब से रुपए की कीमत तय हो रही है। अभी इंडिया में चांदी के हिसाब से कीमत तय हो रही है, तो इसका मतलब ये था कि इंडिया का अगर कोई एक किसान, समझो अभी 100 रुपए कमा रहा है, तो उसको अगर कुछ खरीदना है तो आज उतनी ही मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब में उसके पास 5 किलो अनाज आ रहा है। अगर वही किसान उतनी ही मेहनत कर रहा है और 3 साल बाद, जैसे उसकी खर्चे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में सोने की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है, और उसके हिसाब से सोना अगर खरीदना है तो चांदी ज्यादा देनी पड़ रही है। अभी चांदी अगर ज्यादा देनी पड़ रही है तो रुपया जो है वो कम होता जा रहा है। इसलिए ये जो किसान है, इसको 3 साल बाद 1 रुपए में, जहां पे 3 साल पहले 5 किलो अनाज मिलता था, अभी उसको वो 1 रुपए में 3 किलो अनाज ही मिल रहा है। तो इस तरह से जो सिस्टम चल रही थी, वो चांदी के बेस पर होकर वो एक शोषण का तरीका बन गई थी। और अंग्रेज सरकार इसको चेंज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको इससे क्या होता था, फायदा होता था। मतलब वो हमारे से जो मटेरियल है, जो माल है, मसाले है, धान है, ये कम कीमत में लेते थे। जो माल हुआ करता था, ये फिर इंग्लिश लोग, जो ब्रिटिश लोग हैं, वो इंडिया से लेकर दूसरे देशों में, बाहर के देशों में उसे निर्यात करते थे, बाहर के देशों में उसे बेचते थे। तो इसका क्या असर होता था कि उनको उस माल की हमसे कम कीमत चुकानी है, हमें कम कीमत चुकानी है, और वही माल वो बाहर बेच के ज्यादा कीमत में उसे खरीदते थे। तो इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इस विषय पर पूरा अध्ययन किया, और ये ब्रिटिश सरकार जानबूझकर कर रही है, ये भी उन्होंने रोक ठोक उस अपने प्रबंध में कहा है। और इसको इसको सुधार के लिए उन्होंने कुछ बातें कही है कि उनका मानना उसके बाद ये रहा कि अगर इस पे ये होना चाहिए कि एक प्रणाली होनी चाहिए जो स्पेशल इंडियन जो मार्केट है उसके हिसाब से बने, ना कि किसी सोने पे या फिर चांदी पे डिपेंडेंट रहे। मतलब अगर सोने की या फिर चांदी की कीमत कम ज्यादा होती है, तो फिर रुपए की कीमत भी कम हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, वो एक संस्था बने, एक सेंट्रलाइज संस्था बने, जो इसकी कीमत निर्धारित करे, इसको मोनेटाइज करे, और इसकी जो इनवर्ड फ्लो है, आउटवर्ड फ्लो है, मतलब जो भी ठहराव रहेगा, उसकी जो कीमत रहेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन निर्धारित करे। उनके इसी थीसिस को आधार मानकर फिर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो एक सेंट्रलाइज बैंक बन गई, एक संस्था बन गई, जो रुपए की कीमत है, वो डिसाइड करने लगी और उसको नियंत्रित करने लगी। तो अभी 10 बज गए हैं, और आई थिंक मुझे खाना खा लेना चाहिए। और 6 बजे से लेकर 12 बजे तक की मेरी प्लानिंग थी, लेकिन मुझे लगता है 12 बजे से आगे भी थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे और भी समझनी है, आपको थोड़ी बतानी है। तो मैं ट्राई करूँगा, जब तक मुझे एकदम ही नींद नहीं आती, तब तक हम इस पर चर्चा करेंगे, और मैं तब तक उस चीज़ों को
जानने की कोशिश करूंगा। थोड़ा खा लेता हूँ, फिर बाद में फिर से हम स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मतलब 1951 के बाद का, उनके धर्म परिवर्तन का, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि क्यों उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ना पसंद किया। क्या वो हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहते थे, या फिर हिंदू धर्म की इतनी वो बुराई क्यों करते थे। क्या क्या उन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए, और उन्होंने बुद्धिज़्म ही क्यों चुना। बुद्धिज़्म में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो इतने अ, महान व्यक्ति को, इतने ज्ञानी व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये भी चीज़ें हम जानेंगे। अभी एक लगभग 11:30 बजे है, तो आई थिंक 1 घंटा 1.5 घंटा में भी 2 घंटे तक लग सकता है उसको और अच्छी तरीके से समझने में, और आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए रेडी करने में। ये ऐसी मैं पढ़ के ऐसी नोट्स वगैरह बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, छोटी छोटी एक एक पॉइंट्स पॉइंट्स में। तो ये मुझे आपको समझाने के लिए हेल्प कर रही है। चलिए आगे शुरू करते हैं पढ़ना। चलिए अभी लगभग 12:15 बज गए हैं, और 18 घंटे लगभग कंप्लीट होने में है, वैसे हो गए हैं। अ, फिर भी थोड़ी बहुत सारी चीज़ें समझने की बाकी है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है सिर्फ 18 घंटे में इतना विस्तृत लेखन और इतनी विस्तृत सामग्री पढ़ना या फिर समझना। पढ़ने के बाद समझना, अ, इसके लिए बहुत बहुत वक्त की ज़रूरत है, और बहुत बहुत चिंतन की, अध्ययन की ज़रूरत है। तो अब हम जानने वाले थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज़्म में धर्म परिवर्तन क्यों किया। उन्होंने बुद्धिज़्म ही क्यों चुना, बुद्ध के धर्मों को ही क्यों चुना। क्या उन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने की कोशिश नहीं की, या फिर क्या उन्होंने हिंदू धर्म में जो कमियां थी वो सुधारने की कोशिश नहीं की। तो इससे पहले हमें अगर बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये जो डॉक्टर अंबेडकर का एक ग्रंथ है जो उनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ, वैसे उसका लिखान जो था वो डॉक्टर अंबेडकर ने पहले ही कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उसका पब्लिकेशन फिर उनके मरने के बाद किया गया। तो अगर हमें वो बुद्धा एंड हिज धम्मा अगर समझना है, तो उससे पहले डॉक्टर अंबेडकर की 2 और किताबें हैं, वो हमें पढ़नी ज़रूरी है। एक है हु वेयर दी शूद्रास, मतलब शूद्र कौन थे। और एक दूसरी है दी अनटचेबल्स, जो अनटचेबल्स है, मतलब अछूत अछूत कहा जाता है, कहा जाता था। तो वो कौन थे, वो कैसे बने, अछूत कैसे बने। तो ये 2 किताबें सबसे पहले पढ़नी ज़रूरी है। तो सबसे पहली किताब मतलब हु वेयर द शूद्रास, ये बात है 1500 के करीब की, ईस्वी सन पूर्व 1500 के करीब की, जब आर्य आर्य मतलब जो आर्यन लोग हैं वो इंडिया में आए। वो अपने उत्तर से मतलब अफगानिस्तान और वो उस साइड से इंडिया में आए। उन्होंने जो भारत का जो उत्तरीय भाग है वहां से बस्ती वगैरह बसाना चालू किया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ये जो वेद है ये बनाए, जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। और ये वेदों के बेस पे उन्होंने जो एक समाज व्यवस्था तैयार की। एक सबसे ऊपर वाला वर्ण उन्होंने खुद के लिए रखा, जिसमें ब्राह्मण, जो जिन्हें हक रहता था पढ़ने का, लिखने का और पढ़ाने का। और उसके नीचे रहते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय ये लोग थे जो कार्यकाल संभालते थे, कामकाज संभालते थे, और युद्ध वगैरह करते थे, और शत्रु से जो समाज है उसकी रक्षा करते थे। और उसके नीचे था सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, और उसके नीचे थे वैश्य। वैश्य मतलब ये वो लोग थे जो व्यवसाय करते थे, जैसे खेती करना, अनाज उगाना, अनाज बेचना, और सप्लाई वगैरह ये देखना, ये वो काम करते थे। और सबसे नीचे रहते थे फिर शूद्र। तो शूद्र ये लोग थे जो सेवा करते थे। ये जो ऊपर के 3 वर्ण हैं इनकी सेवा करना, इनकी खातिरदारी करना, और इनका जो भी काम है वो मानना, वो करना।
और ये तीनों लोग जो इन्हें देंगे उस पर उनका गुजारा चलता था। ऐसी ये चातुर्वर्णीय व्यवस्था बनाई गई थी। तो ये जो समाज है, ये जो समाज जो वेदों के बेस पर बना, उसे ही बाद में ये लोगों ने, आर्य लोगों ने फिर वैदिक धर्म का नाम दिया, और वैदिक धर्म का रूपांतर ही बाद में फिर हिंदू धर्म में हुआ। अभी ये चीजें चल रही थी 1500 ईस्वी सन पूर्व 1500 के बाद। ये चीजें धीरे 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 समाज में विस्तृत होनी चालू हुई, समाज में बढ़नी चालू हुई। यज्ञ के नाम पर, भगवान को खुश करने के नाम पर पशुओं की बलि देना चालू हुआ था, और महिलाओं के हक के लिए कोई बात नहीं करता था, महिलाओं को वैसे कोई अधिकार ही नहीं थे। तो ये सब चीजें वो टाइम पे एकदम पीक पे थी, ठीक है। तो फिर जब 563 में, मतलब लगभग 1000 साल बाद, ये आर्य लोग आने के हजार साल बाद बुद्ध का जन्म होता है। और बुद्ध ये जो व्यवस्था है इसको देखते हैं, बचपन से देखते हैं। फिर जबकि बुद्ध एक क्षत्रिय समाज में, जो चातुर्वर्णीय व्यवस्था के क्षत्रिय इसमें आते हैं, तो उसमें वो थे, उस श्रेणी में आते थे। उन्होंने, उनके लिए बहुत प्रिविलेज चीजें वो कर सकते थे, मतलब एक धनिक के बेटे थे, वो एक राजा के बेटे थे, तो उनके लिए सब आसान था ये चीजों को इग्नोर करना। लेकिन बचपन से ही उन्हें इन चीजों की जो रूढ़िवादी चीजें है वो खलती थी, उन्हें इसका दुख होता था लोगों को देखना। तो उन्होंने इसके प्रतिकार में फिर जब जब उन्होंने अपना एक खुद का मार्ग बनाया, जिसमें जिसमें उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए, जैसे पंचशील हो गया, त्रिशरण हो गया और अष्टांगिक मार्ग हुआ, ये उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, जिसमें अहिंसा की उन्होंने बातें की, जिसमें किसी किसी पशु पर अत्याचार न करना। उन्होंने कर्मकांड को ठुकरा दिया। उन्होंने ये जो, मतलब ब्राह्मणवादी जो भी विचारधारा थी, लोगों को नीचा दिखाने की, खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने की, वो विचारधारा पे उन्होंने हथौड़ा चलाने का काम किया। वो मानते थे कि कोई भी व्यक्ति अपनी जात से ब्राह्मण नहीं होता है, वो अपने कर्म से ब्राह्मण होता है। मतलब उनका ये मानना था, ब्राह्मण मतलब उनका ये मानना था कि जिसको सभी आजू बाजू की चीजों का, सभी अच्छी चीजों का ज्ञान है, जो जिसको पता है, उसे वो ब्राह्मण समझते थे, वो चाहे फिर कौन सी भी जात का हो। तो ये जो बुद्ध के विचार थे, ये इस व्यवस्था को पसंद नहीं थे, इनको ये पसंद नहीं आ रहे थे। अगर देखा जाए तो फिर बुद्ध की व्यवस्था में, बुद्ध का जो धम्म था, बुद्ध का जो आचरण था, उसमें फिर लोग उनके साथ जुड़ना चालू हुए। उसमें बुद्ध के साथ आए चोर आए, जो बाद में ठीक ठीक हुए, उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। डकैत आए, खूनी आए, अंगुलीमाल जैसा खूनी आया। जो आदिवासी डकैत थे वो भी बुद्ध के धम्म में आए। विधवाएं आई, वैश्याएं आई, ब्राह्मण लोग आए, श्रीमंत लोग आए, गरीब लोग आए, क्षत्रिय आए, यहाँ तक कि राजा लोग भी बुद्ध के धम्म के अनुसरण में आए। आगे चलकर जब बुद्ध का धम्म जैसे बढ़ रहा था, बुद्ध का जो संघ है, मतलब बुद्ध के धम्म का जो प्रचार और प्रसार करने वाला जो गुट था, वो सिर्फ भारत में ही नहीं तो आजू बाजू के पूरे देशों में भी बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने लगे, और बहुत सारे लोग फिर बुद्ध का जो मार्ग है उसे अपनाने लगे। अभी फिर क्या हुआ, बुद्ध का जो ये मार्ग था, इसमें जितने भी लोग उसे अपनाया करते थे, वो इस ब्राह्मणी श्रेणी के, इसमें जो सबसे नीचा भाग है शूद्र वाला, उसमें ये ब्राह्मण उन्हें कंसिडर करना स्टार्ट कर देते थे। मतलब अगर कोई उन्हें मानता है, जो हमारे विचारों को नहीं मानता, हमारे वेदों को नहीं मानता, हमारे ब्राह्मण के अस्तित्व को नहीं मानता, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो सबसे नीचा है, शूद्र का कैटेगरी, उसमें हम डालेंगे। और इससे क्या हुआ, जो क्षत्रिय है, जो इन विचारों का वर्चस्व नहीं मानते थे, ब्राह्मणी विचारों का वर्चस्व नहीं मानते थे, और वो ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो जब ब्राह्मण और क्षत्रिय में जो लड़ाई चालू हुई, उसमें जो भी क्षत्रिय ब्राह्मणों के खिलाफ होते थे, उन्हें इस चौथी कैटेगरी में, शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया जाता था। मैंने मतलब उन्हें समाज से दूर किया जाता था। जो भी क्षत्रिय बगावत करता था, ब्राह्मण उसका कर्मकांड नहीं करते थे, उसकी कोई धार्मिक विधियां पार नहीं करते थे, वो करने से मना कर देते थे, और उसको सबसे लास्ट वाले इसमें समझने लग जाते थे। इसी तरह ये शूद्र एक वर्ग बन गया, जिसमें ज्यादातर फिर जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्ध के मार्ग को मानने वाले लोग हैं, उनकी संख्या उसमें
बढ़ती गई। मतलब ब्राह्मणों ने बुद्ध को मानने वाले लोगों को ज्यादातर शूद्र की कैटेगरी में कंसिडर करना स्टार्ट किया। अभी उसके बाद की बात है, मतलब जैसे ही फिर बुद्ध की क्रांति पे ब्राह्मणों की जो प्रतिक्रांति है उसका असर होना चालू हुआ, तो देखा गया कि बुद्ध का जो धम्म है वो पूरे अ, भारत से नष्ट किया गया। जो अ, अ, ब्राह्मणी जो अवतार वगैरह माना जाते हैं, वो अवतार वगैरह नहीं होकर वो खुद एक बुद्धिज्म को नष्ट करने के लिए जो राजा थे ब्राह्मणवाद को मानने वाले, उन्होंने की हुई जो हरकतें हैं वो अवतार वगैरह नहीं है, तो ये बुद्धिज्म को नष्ट करने की कोई हरकतें हैं। तो इसी तरह बुद्धिज्म धीरे 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 कम होता गया। और पुष्यमित्र शुंग जो एक ब्राह्मणी राजा, उसने तो फिर कितने सारे बुद्धिस्ट भिक्षुओं को, बुद्ध बुद्ध के अनुयायियों को मार कर खत्म कर दिया। मतलब बाहर से फिर बुद्धिज्म का एकदम विनाश हो गया। तो फिर भी जो लोग अभी शूद्र की कैटेगरी में थे, शूद्र की कैटेगरी में थे, और धीरे धीरे फिर ये शूद्र की कैटेगरी में रहने वाले बुद्धिस्ट लोगों को, जो बुद्ध के मानने वाले लोगों को धीरे धीरे और उन पर अत्याचार किए गए, और ऐसे ऐसे उनके साथ काम किए गए कि उनको गांव से बाहर निकाला गया, वो बाहर रहने लगे। फिर उन्हें कोई काम नहीं देता था, उन्हें कोई पैसे नहीं देता था, उन्हें खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, पीने के लिए कुछ मिलता नहीं था। तो इसका असर ये हुआ कि कई सालों बाद इसकी धीरे धीरे इसका असर ऐसा हुआ कि वो लोग खाने के लिए तरस गए। वो यहाँ तक कि ऐसी सिचुएशन में आ गए कि मरे हुए जानवर का मांस खाने लगे। वैसे तो आमतौर पर उस वक्त बहुत जगहों पे गाय का मांस है, जानवर का मांस है, ये खाना सहज था, मतलब ये खाना कॉमन था। तो फिर भी ये लोग मरे हुए जानवर का मांस खाने पर भी उतर गए, क्योंकि उन्हें कुछ मिलता ही नहीं था। तो ये लोगों को, इन लोगों ने अपवित्र मानना चालू कर दिया। मतलब ये लोगों को टच करना अपवित्र हो गया, ये लोगों की परछाई भी अपवित्र हो गई, ये लोगों से नजर मिलाना भी अपवित्र हो गया। और धीरे धीरे ऐसे फिर ये जो शूद्र लोग हैं, ये शूद्र लोगों का और निचले स्थान पे उन्हें धकेल दिया गया। मतलब पहले क्षत्रिय थे या फिर वैश्य थे, जिन्होंने ब्राह्मणीकरण को नहीं माना, उन्हें फिर शूद्र में धकेल दिया गया। और शूद्र में फिर भी अगर ये लोग उनके खिलाफ बात करने लगे, बुद्धिज्म को मानने लगे, बुद्ध के विचारों से चलने लगे, तो उन्हें फिर और नीचे धकेल कर अनटचेबल्स, मतलब अछूत में उनकी गिनती चालू कर दी। वो उनके जो कार्य है, उनके जो अवगुण है वो कम थे, लेकिन जो उन्हें और नीचे धकेलने का प्रयास था, उसमें वो ब्राह्मणीकरण और जो ब्राह्मणी लोग हैं वो सफल हो गए, और उन्हें अछूत अछूत करार दिया गया। तो इसी तरह ये जो दो किताबें हैं, इसका एक रिलेशन है। पहले तो शूद्र, और शूद्र के बाद वो शूद्र ही बाद में फिर अछूत कैसे बने, इसका एक बहुत बहुत विस्तार में ये दो किताबों में बताया गया है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में, मुझे जितना समझ में आया उतना समझाने की कोशिश की। अभी ये जो सभी चीजें हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही अ, बहुत ही विचार और बहुत ही अध्ययन करने के बाद ये सब चीजें उन्होंने लिखी। उन्होंने ये दो किताबें लिखी। उसके बाद फिर जब उन्हें किसी धर्म को, किसी धर्म परिवर्तन की जब उन्होंने घोषणा, तो वैसे 1935 में ही कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने हालांकि बहुत प्रयास किए, हिंदू धर्म में ये जो खामियां है उसको सुधारने के बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चेंजेस आने की उन्हें संभावनाएं नहीं लगी। इसलिए उन्होंने फिर, डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध का जो जीने का मार्ग है, उसे अपनाने की ठान ली। और सन 1956 में फिर दीक्षा भूमि में, महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि पे उन्होंने बौद्ध धम्म का स्वीकार किया। अपने लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने फिर बौद्ध धम्म का स्वीकार किया। अभी बौद्ध धर्म में ऐसी क्या खास बातें हैं जो इतने विद्वान व्यक्ति ने इस धम्म को स्वीकार किया, इस धम्म ने इतने विद्वान व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया? तो उसमें देखिए, सबसे खास तो यह है बुद्ध। बुद्ध का जो विचार है, बुद्ध के जो मार्ग है, वो सभी बाकी धर्म के मार्गों से अलग मालूम होते हैं। वो एक विशेष सोच है उनकी। उनका ये मानना है कि सब समान है,
सबको समान मानना उनका एक धम्म का महत्वपूर्ण भाग है, और अहिंसा एक उसी का महत्वपूर्ण भाग है। वो मानते हैं कि अ, बुद्ध बुद्ध ये एक कोई व्यक्ति नहीं है, या फिर किसी को मिलने वाला कोई पुरस्कार वगैरह नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब एक स्थिति है जहाँ पे हर कोई पहुंच सकता है। मतलब मैं, आप, हर कोई बुद्ध बन सकता है। ये बाकी धर्मों में नहीं है। कोई भी कृष्ण नहीं बन सकता, कोई भी मोहम्मद पैगंबर नहीं बन सकता, कोई भी ईसा मसीह नहीं बन सकता। लेकिन बुद्धिज्म में हर कोई अगर मेहनत करे, हर कोई उस मार्ग का पालन करे, तो वो बुद्ध के जैसा बन सकता है। अभी इसमें इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाकी इसमें हमें नहीं दिखाई देती। मतलब जीवन की बाद की बातें, जिसमें स्वर्ग हो गया या फिर नरक हो गया, इसकी बातें बुद्धिज्म में खुले तौर पे नहीं की गई है, क्योंकि बुद्ध का ये मानना है कि अ, ये किसी ने देखा नहीं है। ठीक है। और जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से, मतलब हमारे इंटेलेक्चुअल जो चीजें हैं, उससे अगर आपको महसूस नहीं होता है, तो उसके होने की जो संभावनाएं है, उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें हमारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो हम काम करते हैं उसका फल हमें यहीं पे मिलता है। जो भी अच्छा रहेगा वो, जो भी बुरा रहेगा वो हमें यहीं पे मिलेगा। उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है, उसकी उसको उसका फल पाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, उसका फल हमें यहीं पे मिलता है। तो इसी तरह बुद्धिज्म में डॉक्टर अंबेडकर को समानता दिखी, बुद्धिज्म में डॉक्टर अंबेडकर को बंधुता दिखी, बुद्धिज्म में डॉक्टर अंबेडकर को न्याय दिखा। और इसी सभी के हिसाब से एक हर व्यक्ति को समान अधिकार दिखे। बुद्ध ना तो खुद को सृष्टि का निर्माता बताते हैं, ना ही विनाशकर्ता बताते हैं। मतलब बाकी जो धर्म में बताया जाता है कि ये सृष्टि किसी एक ने बनाई है, उसका निर्माण और उसका उसका विनाश उसी के हाथ में है। लेकिन बुद्ध ये नहीं मानते। बुद्ध खुद को एक बस मार्गदाता बताते हैं, वो खुद को एक गुरु बताते हैं, जो आपको बस एक रास्ता दिखा सकता है। वो रास्ते पे चलना, आप उस पे कितने बेहतर तरीके से चल सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। आप जितनी बेहतर तरीके से चलोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। डॉक्टर अंबेडकर को ये सबसे अ, आकर्षित लगा। और जब जो कि डॉक्टर अंबेडकर ये पूरा इतिहास जान गए थे, बुद्धिज्म का पूरा इतिहास, और उनका ये मानना था कि भारत में अगर किसी धम्म ने सामाजिक क्रांति की है, तो वो बुद्धिज्म ने की है। और वो धम्म को विलुप्त होता देख उन्होंने उस धर्म का पुनर्निर्माण करने की सोची, और इसीलिए उन्होंने फिर डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। चलिए, लगभग अभी 1 बज रहा है, और आधा घंटा इसमें मे भी लग जाएगा। तो लगभग 18 और 19, मतलब लगभग 20 घंटे के करीब ये जो है हमारा मेरा जो प्रयास है वो चला। इसमें अगर मैं 1.5 घंटा या फिर 1.5 2 घंटा मेरा खाने पीने का कुछ बीच में ब्रेक्स ये भी निकल देता हूँ, फिर भी मैंने प्रॉपर 18 घंटे डॉक्टर अंबेडकर के जो भी राइटिंग्स है, स्पीचेस है, और उनके जो भी विचार है, वो समझने में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। वो 18 घंटे ये काफ़ी नहीं है, बिल्कुल काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी के लिए मेरे खुद के जो विचार है उनमें एडिशन के लिए मुझे बहुत उपयोगी पड़ेंगे मेरे पूरे जीवन में। अभी हम ये जो पूरा मेरा 18 घंटे का एक सफ़र था, वो शॉर्ट में एकदम संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने बात की कि उनकी राइटिंग एंड स्पीचेस से सबसे पहले जातीयता का उन्मूलन, इनहेलेशन ऑफ कास्ट के बारे में मैंने बातें की। उसमें उन्होंने उन जातीयता को मिटाने के लिए, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए क्या क्या पर्याय दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह हो गया, एक अच्छा किताब बनानी चाहिए हिंदुइज्म में जो सब माने, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हो, सभी चीज़ों का मिला जुला कर, काट छाट कर एक अच्छी किताब बनाई जाए, और एक ऐसा धर्म बनाया जाए जिसमें सभी को समानता हो, न्याय हो, सबको अपने अपने समान अधिकार हो। और इसके लिए उन्होंने प्रयत्न भी किए हिंदुइज्म में सुधार लाने के लिए। वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ थे जो इंसान इंसान में भेद करती है। उसके बाद हमने देखा कि उनके शिक्षा के प्रति, समानता के प्रति, और अपने अधिकारों के प्रति
क्या क्या विचार थे, जिसमें हमने उनकी बायोग्राफी पढ़ी, वेटिंग फॉर वीज़ा। उनके जीवन का जो भी कार्य है, संघर्ष है, जिसमें महाड़ का 14 तालाब का संघर्ष आया, पानी का कालाराम मंदिर का संघर्ष आया, मनुस्मृति दहन हमने देखा, हिंदू कोड बिल के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने उनका जो उन्होंने भारत का जो संविधान, जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसको बनाने का जो उन्होंने काम किया, उसमें क्या क्या सोचकर उन्होंने उसे बनाया, वो हमने देखा। उसमें क्या हमारे अधिकार है, क्या हमारे कर्तव्य है, क्या हमारी समानता के प्रति, क्या देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य है, वो हमने उसमें देखा। उसके बाद उनका जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी है, जो उन्होंने पीएचडी के टाइम पे एक निबंध जो अपना बनाया था, ग्रंथ है जो बनाया था, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने अभी अभी देखा कि जो डॉक्टर आम्बेडकर का फिर बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को क्यों अपनाया, बुद्धिज्म को अपनाने के पीछे उनका क्या मकसद था, उन्होंने बाकी धर्म के बारे में उनके क्या विचार थे, शूद्र कौन थे, और अनटचेबल्स कैसे बने, ये सभी बातें अभी अभी हमने देखी। और बुद्ध धर्म में ऐसा क्या विशेषताएं थी जिन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लिया, ये सभी बातें हमने देखी। और इसी तरह ये 18 घंटे का जो मेरा संकल्प है, ये अच्छी तरह से पूरा हुआ। बहुत खुशी हो रही है कि इतना मैं पढ़ पाया और जान पाया। डॉक्टर आम्बेडकर को अगर आप सिर्फ दलितों के नेता मानते हैं, या फिर हिंदू धर्म का विरोध करने वाले, या फिर हिंदू जो पवित्र ग्रंथ है उनका विरोध करने वाले अगर मानते हैं, तो आपकी ये बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको उनके जो राइटिंग्स है, उनके जो स्पीचेस है, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। आपको बाद में समझ में आएगा कि वो कितने बड़े दार्शनिक थे, वो समाज सुधार के कितने बड़े प्रणेता थे, समाज सुधार में कितने अग्रसर थे, उनकी विचार करने की क्षमता क्या थी, उनकी सोच क्या थी। और आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये व्यक्ति किसी का विरोध कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसी किताब लिखता है जिसमें सबको समान अधिकार है, सबके बारे में सोचा है, सबके बारे में, एक छोटे बच्चे से लेके, एक महिला से लेके, एक अछूत से लेके, एक दलित से लेके, सबके बारे में, यहाँ तक कि जिन्होंने इतने सारे अत्याचार किए, जिन्होंने ये सभी जाति व्यवस्था को बढ़ाकर रखने का काम किया, उनके लिए भी उन्होंने सोचा, उनके लिए भी उन्होंने काम किया, और उनको भी कैसे बेहतर हो सकते हैं, वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, उसके लिए भी उन्होंने सुझाव दिए। तो इस व्यक्ति के बारे में सिर्फ व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेजेस, या फिर किसी ग्रुप में भेजे हुए मैसेजेस, या फिर किसी ने कही हुई बातों से अगर आप किसी व्यक्ति का चरित्र समझ सकते हैं, या फिर सोच सकते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले उनके बारे में पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ने के बाद आपको समझ लगता है कि ये गलत है, वो गलत है, तो आप उन पर कुछ अपनी राय दे सकते हैं। बिना पढ़े राय देके ये एक बहुत ही मूर्खता की बातें हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हर एक को उनके जो विचार है वो ज़रूर ज़रूर पढ़ने चाहिए। आई थिंक ऐसी चीज़ों की हमें कुछ ज़रूरत है समाज सुधार के लिए। ऐसे महान नेताओं की, पुरुषों की जयंती सिर्फ रास्ते में या फिर एंटरटेनमेंट के लिए ना रहे। उनके जो विचार है वो ज़्यादातर हमारे पास आने चाहिए, हमें वो विचार सुनने को मिलने चाहिए। उसके लिए हम बहुत सारे उपक्रम है वो कर सकते हैं। बच्चों में खासकर इसकी रुचि बढ़ानी चाहिए, शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ानी चाहिए। यही कुछ चीज़ें हैं जो एक आदर्श समाज को और आदर्श बनाती है। नहीं तो एक समाज अगर उसमें नैतिक मूल्य नहीं है, वो अपने रास्ते से भटक रहा है, तो फिर वो समाज संकट में जाएगा। वो समाज एक ऐसा दिन आएगा कि वो गुलाम बन के रह जाएगा, और फिर से गुलामी में जाना हम कभी भी सह नहीं सकते। वो हम झेल नहीं सकते फिर से गुलामी में जाना। इसीलिए मेरे यही सुझाव रहेगा कि ज़्यादातर इन इन महापुरुषों के विचारों को पढ़े, उनको
दूसरों तक पहुंचाए। जो भी सुनना चाहते हैं, जो भी सुनना पसंद करते हैं, उनके साथ शेयर करें। और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था। आप लोगों को ये प्रयास कैसा लगा, वो ज़रूर कमेंट में बताएं। मेरे कुछ तर्क या फिर मेरी कुछ बातें अगर आप लोगों को पसंद नहीं आई है, या फिर आप लोगों के कुछ विचार है, तो वो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिए, कमेंट में बताइए। मैं उसको भी पढ़ूंगा। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत होती है। फिर से डॉक्टर अंबेडकर जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं।